दोस्तों कहते हैं कि प्यार करने वालों का जमाना हमेशा से ही दुश्मन रहा है। नाजिया और राशिद एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्हें नहीं पता था कि वह जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता जो खत्म होता है वहां पर मौत खड़ी हुई मिलती है और बड़ी बेसब्री के साथ मौत उनका इंतजार कर रही है। कहने को तो प्यार करने वालों का जमाना दुश्मन होता है, समाज दुश्मन होता है, लेकिन नाजिया और राशिद के प्यार में उनके घरवाले ही अड़चन बन रहे थे। राशिद ने और नाजिया ने किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने उनको बहुत समझाया कि वह एक दूसरे से अलग हो जाए क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। वो एक दूसरे के साथ अपना वादा वफा करना चाहते थे। अपना जो वादा उन्होंने एक दूसरे के साथ किया था उसको निभाना चाहते थे। लेकिन समाज उनके इस दर्द को नहीं जानता था। उनके घर वाले उनकी इस पीड़ा को नहीं समझ रहे थे कि वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। लॉकडाउन में हुआ ये प्यार दोस्तों, ये सन 2020 की कहानी है कि जब इस प्यार का दुखद अंत होता है। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि उत्तराखंड के काशीपुर में ये घटना 2020 लॉकडाउन में घटी थी। सभी दोस्तों के नाम अगली वीडियो में लिए जाएंगे जो मुझे कमेंट करेंगे, इसलिए कमेंट जरूर करें। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा और वीडियो अच्छी लगे, बात मेरी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, नाजिया और राशिद एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लेकिन जब उनके घर वाले उनके आगे आकर के खड़े हो जाते हैं, उनको इस राह पर चलने से मना करते हैं, उनको समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन उनके ऊपर इस बात का असर नहीं हुआ। अगस्त 2020 की बात है। शाम लगभग 6 बजे का टाइम था, जब कोरोना अपने पूरे चरम पर था। लोग ज़्यादातर अपने घरों के अंदर ही रहते थे। बाहर घर से निकलने की कोशिश या हिम्मत ही नहीं करते थे क्योंकि जगह जगह पुलिस का पहरा लगा होता था। वहीं नाजिया की कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए राशिद मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे दवाई दिलवाने के लिए एक क्लिनिक पर जाता है। जब वह दवाई दिलवाकर उसे क्लिनिक से वापस आ रहा था तो नाजिया के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। नाजिया उससे बात करती है और फिर लगभग उनके घर का रास्ता जो बचा था जहां पर वह उस वक्त थे वो वहां से सिर्फ 2-3 मिनट की दूरी का था। मोटरसाइकिल से तभी 4-5 आदमी सामने से आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्योंकि कोरोना काल था, ज़्यादातर लोग अपने घरों में कैद रहते थे, इसलिए सड़क पर सन्नाटा था। जब फायरिंग हुई, गोलियां चली तो लोगों ने अपनी खिड़कियां खोल करके देखा। जब खिड़कियां खोली और सड़क का मंजर देखा तो लोगों ने शोर मचाया क्योंकि सड़क पर एक तरफ मोटरसाइकिल पड़ी थी और एक तरफ नाजिया और राशिद पड़े हुए तड़प रहे थे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया लोग वहां पर आते गए, इकट्ठा होते गए। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, जगह जगह पुलिस जमा रहती थी। जब भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई तो फिर पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच जाती है। जब तक लोग उनको उठाते हैं और अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, दोनों दम तोड़ चुके थे। दोनों अभी जवान थे। लगभग राशिद की उम्र 25-26 साल के करीब थी, तो वहीं नाजिया की उम्र 22 साल के करीब थी। एक खूबसूरत जोड़ा, एक खूबसूरत पति पत्नी आज इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। जैसे जैसे बात फैलती गई, क्योंकि वो उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, तो उनकी शिनाख्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर किसी ने फ़ोन करके राशिद के भाई को भी फ़ोन कर दिया कि तुम्हारे भाई का किसी ने गोली मार के मर्डर कर दिया है, किसी ने गोली मार दी है उसको और वो सड़क पर पड़ा है और उसका दम निकल चुका है और उसकी पत्नी साथ में थी, वह भी मर चुकी है। आनन फानन में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। दोनों ही परिवार के घरवाले वहां पहुंचने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राशिद का परिवार ही वहां पहुंचता है। नाजिया के घरवाले वहां पर नहीं पहुंचते हैं। पुलिस ने सारी कागजी कार्रवाई की, पंचनामा भरा और दोनों लाशों को मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों को किसने मौत के घाट उतारा, किसकी इनसे दुश्मनी थी। जब पुलिस ने छानबीन और तहकीकात शुरू की तो पुलिस के सामने जो बातें निकल कर आई उससे नाजिया के घर वालों पर शक जाता कि शायद नाजिया के घर वाले इस हत्याकांड में शामिल हो। इसलिए जब नाजिया के घर वालों को जाकर के उनके घर देखा गया कि उनसे बात की जाए तो उस घर पर ताला लगा हुआ था, यानी घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। बस पुलिस का शक गहराता जाता है। उधर नाजिया का बाप मुजम्मिल और उसका भाई मोहसिन और उसके और तमाम घरवाले सारे ही लापता हो चुके थे। लगभग 1 हफ्ता हो चुका था पुलिस को भाग दौड़ करते हुए, लेकिन पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी का भी कोई पता नहीं चला। एक दिन पुलिस को एक मुखबिर की इत्तला मिलती है कि मोहसिन और मुजम्मिल यानी नाजिया का बाप मुजम्मिल और उसका भाई मोहसिन कहीं जाने के चक्कर में है, इसलिए वो बस स्टैंड पर इस वक्त में मौजूद है। जब पुलिस काशीपुर बस स्टैंड पर पहुंची जहां पर घेराबंदी की तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनको थाने लाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी की हत्या और अपने दामाद की हत्या क्यों की, तो पहले तो वह लोग पुलिस को इधर उधर टहलाते रहते हैं, सही रास्ते पर और सही दिशा निर्देश पर आते ही नहीं हैं। क्योंकि पहले वह बहाना बनाते रहे कि जी हम क्यों मारेंगे, वह दोनों शादीशुदा जिंदगी करके अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं था।
जब वह दोनों अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं तो फिर जो नाजिया का मोबाइल था और राशिद का मोबाइल था उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। गोली लगने से चंद मिनट पहले यानी 1-2-4 मिनट पहले ही नाजिया अपने बाप मुजम्मिल से बात करती है। उस फ़ोन में डिटेल निकल करके जब आई तब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने अपनी बेटी से बात की और उसके पूछकर उसकी लोकेशन पूछ के वो कहाँ पर है और फिर उसको गोली मार दी। जब उनसे सख्ती से बाप बेटे से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ जी, अपनी बेटी नाजिया और उसके शौहर राशिद को हमने ही मारा है, क्योंकि हमारी बेटी ने राशिद से भागकर शादी की और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमारी समाज में बिरादरी में रिश्तेदारों में नाक कटवा दी, इसलिए हमसे ये दुख बर्दाश्त ना हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी सन 2020 के जनवरी के महीने में। जनवरी में जब तक कोरोना काल का कोई मामला नहीं था, क्योंकि मुजम्मिल का भी और राशिद के बाप का भी राशिद का भी घर बिल्कुल पास पास में ही पड़ोसी थे। दोनों अच्छे खासे खाते पीते थे, लेकिन दोनों बिरादरी यानी जाति से अलग अलग। यूँ तो मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिमों में भी अलग अलग जाति होती हैं। कोई शेख होता है, कोई पठान होता है, कोई तेली होता है, कोई अंसारी होता है, कोई धोना होता है, कोई सक्का होता है, नाई होता है। इसी तरह से तमाम बिरादरियां जैसे हिंदुओं में ऐसे ही मुस्लिमों में भी होती है। क्योंकि नादिया ऊंची बिरादरी से आती थी और राशिद जो था वो नीची बिरादरी से आता था। जब उनके प्यार के बारे में समाज को पता लगा, क्योंकि जब यह इश्क और मुश्क ऐसी चीजें हैं कि छुपाए छुपती नहीं है। जब दो प्रेमी छुप छुप कर मिलते हैं तो तीसरी आंख उन्हें देख ही लेती है, और जब वो तीसरी आंख उन्हें देख लेती है तो फिर मचता है बवंडर, फिर होता है बवाल। यही हुआ था नाजिया और राशिद की प्रेम कहानी में भी। क्योंकि नाजिया का भाई मोहसिन जो था वो राशिद का दोस्त था, इसलिए दोस्ती के नाते दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। नाजिया जवान थी, खूबसूरत थी और राशिद नाजिया के भाई का दोस्त था। जब राशिद घर आया करता तो क्योंकि राशिद भी हैंडसम था, बढ़िया टिप टॉप होकर रहा करता था, यूँ तो वो मोहसिन अपने दोस्त से मिलने आया करता था। लेकिन जब से उसने नाजिया को देखा था तो नाजिया को देखते ही उस पर दिल हार बैठा था, इसलिए वो दोस्त से मिलने के बहाने तो नाजिया को आकर देखता था। नाजिया कोई बच्ची नहीं थी, वो भी जवान थी। उसने राशिद की नज़रों को पढ़ लिया था कि राशिद की नज़रों में उसके लिए कुछ है। क्योंकि राशिद हैंडसम था, जवान था, खूबसूरत था, नाजिया भी खूबसूरत थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ जब आंखें चार हुई दोनों की तो फिर एक दूसरे को वो दिल दे बैठते हैं और फिर उनकी ये मुलाकातें घर के बाहर होना शुरू हो जाती हैं। जब ये बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो उन्होंने नाजिया के घर वालों ने राशिद के घर वालों से बातचीत की और उनसे कहा कि अपने बेटे को समझा लो कि वो हमारी बेटी के साथ इस रास्ते पर ना चले, क्योंकि हमारी बेटी नादान है, अभी ना समझ है, कच्ची उम्र है, वह राशिद के बहकाए में आ गई है। इससे पहले कि आगे कुछ अनहोनी घटना घटे, आप अपने बेटे को समझा लो। दोनों ही परिवार के लोगों ने यानी मुजम्मिल ने अपनी बेटी नाजिया को और राशिद के घर वालों ने अपने बेटे राशिद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग राशिद और नाजिया प्यार में इतने आगे निकल चुके थे कि उनके ऊपर किसी के समझाने का असर नहीं हुआ। बात जब ज़्यादा बड़ी, जो परिवार एक दूसरे के दोस्त थे अब वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके थे। विवाद ज़्यादा बढ़ा तो बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत बैठी तो पंचों ने फैसला सुनाया कि राशिद को काशीपुर छोड़ना पड़ेगा और उसको यहाँ से बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश में जाए और 2-4 साल बाहर रहे। मामला रफा दफा हो जाएगा, नाजिया की शादी करा दी जाएगी, फिर सारे मसले खत्म हो जाएंगे। पंचायत की बात पर राशिद अमल करता है और फिर सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब जाने के बाद किसी तरह से नाजिया राशिद का नंबर हासिल कर लेती है और फिर फ़ोन पर उससे बात करने लगती है। अपने प्यार की दुहाई देने लगती है, अपने प्यार का वास्ता कहने लगी कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे बगैर किसी दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे छोड़कर इतनी आसानी के साथ तुम सऊदी अरब जा बैठे हो। क्या समझते हो कि मेरा प्यार इतना कच्चा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? जब राशिद से नाजिया ने बात करनी शुरू की तो राशिद जिस प्यार को बुलाने की कोशिश कर रहा था वो प्यार अब और गहरा होने लगा और फिर फ़ोन पर लगातार उनकी बातें होने लगी। दोस्तों, उसके बाद कोरोना काल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए तो राशिद को 1-2 महीने के बाद ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा दिया था, हड़कंप मचा दिया था। लोग विदेशों में रह रहे थे, सब लोग अपने अपने घर आ चुके थे, इसलिए राशिद को भी वापस आना पड़ा। उस कोरोना काल में जब राशिद वापस आया तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके वापस आने की नाजिया को हुई थी। फिर उन दोनों की मुलाकात शुरू हो जाती है। मामला हद से ज़्यादा बढ़ता देख जब उन्होंने देखा कि किसी तरह से भी उनके घर वाले रजामंदी नहीं देंगे उनको शादी करने के लिए, क्योंकि उनके बीच में जो आ रही थी वह ऊंच नीच की दीवार आ रही थी, इसलिए नाजिया और राशिद भागने का फैसला कर लेते हैं और फिर वह घर छोड़कर भाग जाते हैं। बेटी को जब घर से गायब देखा तो मुजम्मिल को पूरा यकीन हो गया था कि उनकी बेटी को भगाने वाला कोई और नहीं है बल्कि राशिद ही है। फिर उन्होंने खबर लगाई तो राशिद भी घर से फरार निकला।
क्या करता मुजम्मिल? अपनी बेटी के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने के बाद उसको खून का घूंट पीना पड़ा। समाज में उसकी जो बदनामी हुई उसको उसने कैसे सहा वो तो वही जानता है। लेकिन जैसे जैसे लोग उसको कमेंट करते थे, ताने देते थे कि बेटी को रोक नहीं पाए। अगर बेटी जवान हो गई थी तो उसकी शादी करा देते। ये नौबत ही ना आती कि एक छोटी बिरादरी के लड़के के साथ वो भाग गई है। ये सब ताने उसने सुने और सहे, और दिल ही दिल में उसने ये फैसला कर लिया था कि वह दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, दोनों को जान से मार देगा। और उसने अपने बड़े बेटे मोहसिन से इस बारे में मशवरा किया। मोहसिन ने अपने बाप के साथ रजामंदी दे दी कि पापा ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हो कि नाजिया और राशिद इस दुनिया में ना रहे तो हम दोनों का कत्ल कर देंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये था कि दोनों घर से भागे हुए थे तो वो वापस उनको कैसे लाया जाए। इसलिए मुजम्मिल एक चाल चलता है, क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर था, घाट घाट का पानी पिए हुए था, इधर उधर जाया करता था, बहुत चालाक इंसान था। उसने किसी तरह से भी राशिद का नंबर हासिल कर लिया, उसके घर वालों से, उसकी माँ को भरोसे में लेकर के, और फिर बात की नाजिया से कि बेटी तुमने जो किया वो सही किया है, मैं राशिद और तुम्हारे रिश्ते से खफा नहीं हूँ, तुम घर आ जाओ, मैं धूमधाम के साथ तुम्हारी शादी दोबारा से तुम्हारा निकाह कराऊंगा और राशिद के साथ तुम्हें एक सिस्टम के साथ समाज के सामने विदा करूंगा। मैं ये चाहता हूँ, यह मेरी ख्वाहिश है, तुम्हारे बगैर हमारा जीना मुश्किल है। नाजिया अपने बाप को जानती थी कि उसका बाप मक्कार है, फरेबी है, वो जाल बिछा रहा है उसको पकड़ने के लिए। इसलिए वह अपने शौहर राशिद से कहती है कि मेरा बाप हमें बुला रहा है। उसकी बात में सच्चाई नहीं है, हो सकता है कि उसकी ये बुलाने की चाल हो, इसलिए तुम उसकी बातों में मत आना और हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन राशिद सीधा साधा अपने ससुर की बातों में आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है जी, हम घर आ रहे हैं। राशिद वापस जो भागा हुआ था, जो फरार चल रहा था अपनी प्रेमिका के साथ बाहर जाकर, उसने कोर्ट मैरिज और निकाह करके एक शादीशुदा बंधन में रह रहा था। अब वो वापस काशीपुर आ जाता है और मोहल्ला अली खान में आने के बाद एक कमरा किराए पर ले लेता है और किराए पर अपनी बीवी नाजिया के साथ रहने लगता है। इस बात का पता मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन को भी पता चल चुका था कि अब दोनों आ चुके हैं और किराए का कमरा लेकर के वहां रह रहे हैं। उसके बाद फिर प्लानिंग शुरू होती है उनको मारने की। तब एक गांव से उन्होंने 315 के 2 तमंचे खरीदे, क्योंकि मुजम्मिल के दिल में जो लावा भरा हुआ था वो बाहर निकलना था, और वो बाहर तभी निकलता जब वो दोनों को मौत के घाट उतार देता। उसने कसम खा ली थी कि वो ना अपनी बेटी को छोड़ेगा और ना ही उसके प्रेमी को छोड़ेगा। इसलिए वो तमंचा खरीदता है और बेटी से मीठी मीठी बातें करने लगता है। तुम कहाँ हो, अब कहाँ हो, क्या कर रही हो? बेटी अपने बाप की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। वो उसको बताने लगी कि पापा मैं बीमार हूँ और राशिद मेरे हस्बैंड मुझे दवाई दिलवाने के लिए जा रहे हैं। उस दिन मुजम्मिल अपने बेटे को तैयार करता है कि मौका अच्छा है, शाम का टाइम है, कोई नहीं होगा बाहर। जैसे ही वह दवाई लेकर के वापस लौटेंगे नुक्कड़ पर उनको ढेर कर देंगे। और हुआ भी यही। मुजम्मिल ने अपनी बेटी नाजिया को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पर बता दिया कि पापा मैं बीमार हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए राशिद मुझे दवाई दिलवाने के लिए फला क्लिनिक पर आए हैं। जब मुजम्मिल ने देखा कि उस क्लिनिक पर उस कमरे का रास्ता कहाँ से जाता है जहाँ पर वो रहती है, कौन सा है, तो वहाँ आकर वो पहले ही घात लगाकर बाप बेटे बैठ जाते हैं और फिर उनके साथ में अपने 2 और सगे संबंधी रिश्तेदारों को, जानने पहचानने वालों को अपने साथ ले आते हैं। जब राशिद मोटरसाइकिल से अपनी बीवी नाजिया को लेकर के आ रहा होता है, तभी वह एक नुक्कड़ पर जहाँ मोड़ होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल हल्की होती है। जब उसकी स्पीड हल्की हुई तो सामने से एकदम मोहसिन और मुजम्मिल ने खड़े होकर के दोनों के ऊपर फायर शुरू कर दी और ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग जब की तो नाजिया और राशिद उसकी झपेट में आ जाते हैं। दोनों को गोलियां लगती हैं और वह मोटरसाइकिल से गिरते हैं, गिर के तड़पने लगते हैं। मुजम्मिल और मोहसिन अपना काम करके दोनों की हत्या करके दोनों को गोली मार के वहां से भाग चुके थे। जब तक लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और वो घर से बाहर निकल करके आए, तब तक दोनों की आत्मा उनके शरीर से जुदा हो चुकी थी और दोनों अपने उस परवरदिगार से जा मिले थे जहां से वो आए थे। तो इस तरह से एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत होता है। जिस प्रेम कहानी में जो उनकी प्रेम कहानी का अंत किया, वह उन्हीं के घर वालों ने, नाजिया के बाप और उसके भाई ने उसकी प्रेम कहानी का अंत कर दिया। यानी प्यार करने वाले आपस में शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों मुसलमान थे, फर्क था तो सिर्फ उनकी जात का, नीच ऊंच का, क्योंकि मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये जातपात ऊंच नीच हर जगह मौजूद है। इसलिए उनके आड़े आई जातपात और फिर उनकी प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए दोस्तों, फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।